नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा अग्रवाल, प्रोफेसर एंड डीन, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई, आप सभी का पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा प्रबंधन में स्वागत करती हूँ। आइए, आज व्याख्यान का विषय है संसाधन संरक्षण। इस विषय में हम अध्ययन करते हैं। इसके पहले के अध्यायों में हमने पढ़ा कि संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण कैसा है, संसाधन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं और उसको किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं। उसका प्रबंधन की ही अगली श्रेणी या अगला कदम है संरक्षण। तो संसाधनों के संरक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी हम इस व्याख्यान के दौरान अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान में जो टॉपिक हमने लिया है आपके अध्ययन के लिए वो है मृदा प्रबंधन, वन्यजीव प्रबंधन और इनकी जो विधियां हैं उनको अध्ययन करेंगे। साथ ही कृषि प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन में आम लोगों की सार्वजनिक भागीदारी, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इस व्याख्यान के दौरान करेंगे। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। इनमें संसाधन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग, उनकी कमियां, विनिमय और पुनर्चक्रण, इसके साथ ही जो केस स्टडीज़ है उनका अध्ययन करेंगे और संसाधन संरक्षण का भारतीय उदाहरण देकर के अध्ययन करेंगे और समझेंगे। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण कैसे उत्पत्ति हुई इसकी? क्यों लोगों को ध्यान इसमें गया कि संसाधनों को संरक्षित करना चाहिए? तो बढ़ती जनसंख्या के साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग बढ़ रहा है। इतने उद्योग बन रहे हैं, इतने शहरीकरण हो रहे हैं, इन सब के कारण से प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं, उनका विनाश होते जा रहा है। तो इनके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के कमी के कारण से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो हमें इनके संरक्षण की आवश्यकता है। अब क्या है ये? इसको वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे परिभाषित करते हैं? तो संसाधन का उचित प्रबंधन या संरक्षण का अर्थ होता है कि ऐसा संरक्षण या ऐसा प्रबंधन जिससे उसका दोहन या विनाश या क्षरण, इन तीनों को ही रोका जा सके। अर्थात दोहन, विनाश और क्षरण को कम करने की प्रक्रिया को ही सामूहिक रूप से हम संरक्षण कहते हैं। संरक्षण इन सभी का योग है जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अत्यधिक विनाश या क्षरण की ओर ले जाने से हम इनको रोक सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के बचने के विभिन्न तरीके हैं। मतलब प्राकृतिक संसाधनों को कमी करने, प्राकृतिक संसाधनों को क्षय से बचाने के कई तरीके हैं। जैसे ऊर्जा की बचत करके, ऊर्जा हमने पढ़ा, ऊर्जा बहुत प्रकार से है। जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, पेट्रोलियम की ऊर्जा। उसका सबसे सरल उदाहरण है, या हम जो डेली लाइफ में उपयोग करते हैं, मैं उन्हीं का ही आपको उदाहरण देना चाहूँगी जिससे आपको समझने में आसानी हो। हम सभी मोबाइल का उपयोग करते हैं, मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो चार्जिंग में लगाने के से हटाने के बाद में प्लग को भी ऑफ करते हैं? आपने प्लग को ऑन करके चार्जर को लगा रखा है तो उससे भी ऊर्जा जाती है। स्ट्रीट लाइट, जिस जगह पर हम नहीं है उस कमरे में भी लाइट जलती रहती है। आपको पता है कि एक यूनिट लाइट की बनाने में कितने टन कोयले की ज़रूरत पड़ती है? साथ ही उसको लाना, ले जाना, उसको पूरा प्रोसेस करना, तो कितना ज़्यादा उस पर इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस होते हैं। इस तरह ऊर्जा की बचत करके हम संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। पानी का संरक्षण करके, पानी का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? आजकल बहुत सारे तरीके हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है,
कई जगहों पर नल पाइप वाला कुआं चलता है, रिंग वाला कुआं चलता है। अपने घर में या तालाब में या आसपास जो थोड़ा सा डिपर एरिया है, जो थोड़ा सा गड्ढे वाला एरिया है, वहाँ पर पोखर बना करके वहाँ पानी का जल संरक्षित कर सकते हैं। तीसरा है अपशिष्ट प्रबंधन में कमी, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करके। ये 3R स्ट्रैटेजी है जिसको हम आगे इसी व्याख्यान में पूरी तरह से विस्तार में समझेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करके, अगर हम पेड़ लगाते हैं अपने घर में, वन्य प्राणी नहीं, जो हमारे घर के आसपास ही जानवर हैं उनकी हम रक्षा करते हैं, पेड़ लगाते हैं, कचरा बाहर नहीं डालते, पॉलीथीन का उपयोग कम करते हैं, तो ये सब ऐसे छोटी छोटी पहल है जिससे कि बृहद रूप में पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा होती है। वनों की कटाई को नियंत्रित करें। वन जो है वो हमें आजीवन का आधार देती है। वन के द्वारा खाद्य सामग्री का पूरा पूर्ति होता है, औद्योगिक सप्लाई में जो कच्चे माल है उसकी वृद्धि होती है। तो इन सब चीज़ें हमें वन से मिलती हैं, लेकिन अगर हम वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकें तो ये पर्यावरण के लिए हमारा एक पहल होगा। जितना ज़रूरत है उतना हम यूज़ करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ही यूज़ ना करें। पेड़ अगर हम काट रहे हैं तो पेड़ हमारा लगाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तेल और खनिज की खपत को कम करें। तेल के परिवहन के लिए पाइपलाइनों का उपयोग करें। इसका अर्थ है कि तेल का जो परिवहन के लिए अगर हम पाइपलाइन का उपयोग करेंगे तो तेल पानी में या पृथ्वी पर शोषित नहीं होगा। वो पाइपलाइन का उपयोग करने से पूरा का पूरा ऑयल जो है जिस जगह पे जाना है उस जगह पे चला जाएगा, जिसके कारण भी पर्यावरण संरक्षित रहेगा। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल की अधिकता है उन जगहों पे अगर पेड़ पौधे या वनस्पति को लगाएं तो भी प्रकृति का संरक्षण हो सकता है, क्योंकि जहाँ जल ग्रहण क्षेत्र है वहाँ जल अधिक है, मिट्टी का कटाव होता है। अगर हम वहाँ पर वनस्पति उगा दें तो वनस्पति से निकलने वाले जड़ उस मिट्टी को रोकेंगे और साथ ही साथ जल को ग्रहित करके जंगलों को बढ़ाएंगे। तो ये सब ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहता है और हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। आइए आज हम देखते हैं अपशिष्ट प्रबंधन का नियंत्रण कैसे किया जाए। अपशिष्ट प्रबंधन मतलब वेस्ट, अपशिष्ट मतलब होता है वेस्ट, जो उपयोगी चीज़ नहीं है। हम अपने जीवन में बहुत सारे डे टू डे लाइफ में ऐसे हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इंडस्ट्री में है तो इंडस्ट्री की चीज़ें जो कि यूज़ करने के बाद वेस्ट हो जाती है या ख़राब हो जाती है, उन खराब चीज़ों का हम कैसे उपयोग करें, किस तरह से उसको मैनेज करें, ये प्रक्रिया कहलाती है अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन की जो 3R स्ट्रैटेजी है, ये 3R क्या है पहले तो उसको समझ लें। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। अब 3R क्यों बोल रहे हैं? सभी शब्दों की शुरुआत R से हुई है। तो ये हुआ रिड्यूस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम कम करें। रिड्यूस करना मतलब कम करना। रीयूज, रीयूज का अर्थ होता है पुनः उपयोग करना। और रिसाइकिल, रिसाइकिल मतलब जिस प्रक्रिया से वो होकर के गुजरी है उसी प्रक्रिया में वापस उसको ले जाना। तो अपशिष्ट प्रबंधन में 3R स्ट्रैटेजी कहलाती है ये, लेकिन आजकल ये 3R स्ट्रैटेजी 4R स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट हो गई है। रिसाइकिल करना यहाँ तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि रिसाइकिल करके उसका पुनः प्रयोजन करना, ताकि पूरे अच्छे तरीके से जो भी सामान है, जो भी वस्तु है, उसकी लाइफ साइकिल या उसका जीवन चक्र चल सके। जैसे जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित पल और जीरो वेस्ट के दौरान सामूहिक जागरूकता के बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम 3R से परिचित हैं। 3R आया कहाँ पे? 3R जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन, आप देखते हैं
जैसे एक छोटी सी चीज़ है, पहले हर चीज़ों का हम प्रिंट आउट निकाल लेते थे, लेकिन आजकल पेड़ों की कटाई को रोकने में, अपना योगदान देने में हम प्रिंट आउट नहीं निकालते। कैसे? जितने भी कार्य हैं, कार्यालयीन कार्य, वो सब अब ऑनलाइन होने लगे हैं। सरकार ने भी ऑनलाइन एविडेंस को, मतलब जो ऑनलाइन मटेरियल रहता है उसको एज अ साक्ष्य मानने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। पहले हम ट्रेन में या बस में सफ़र करते थे, टिकट बुक करा लेते थे, उसका प्रिंट आउट साथ में रखना जरूरी होता था, लेकिन आजकल उसमें भी मान्यता हटा दी है। अगर हमारे पास में प्रिंट के फॉर्म पे नहीं होकर के ई फॉर्म पे है तो वो भी एक तरीका है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ये ऐसे छोटे एग्जाम्पल है, पेड़ लगाना वो तो है ही, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिससे प्राकृतिक संसाधन को के नुकसान को रोका जाए, वो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक साधन है। दूसरा है जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट का मतलब होता है कि वैसे वास्तव में देखा जाए तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, हर चीज़ उपयोगी है, लेकिन जिस चीज़ को जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं है करके वेस्ट है। साधारण शब्दों में अगर मैं बताऊं तो पानी, एक गिलास पानी है, आपको पानी की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, तो वो आपके लिए पानी है। लेकिन अगर हम उसमें कोई भी हमारी अच्छी चीज़, काजू किशमिश से डाल दें या फ्रूट्स ही डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो वो पानी पॉल्यूटेड की श्रेणी में आ जाता है, सामान्य चीज़ पे उपयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ उपयोगी है वो अलग अलग तरीके से उपयोगी है, लेकिन एक साथ मिलने से कई बार वो वेस्ट बन जाती है। तो इस तरह से हमको ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिससे कि वेस्ट जनरेट ही ना हो, बल्कि जो वेस्ट है वो दूसरे के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करने लगे। ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस पे जोर दिया जा रहा है, और सामूहिक जागरूकता के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम 3R स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने पहले भी बताया, कम करें इट मीन्स रिड्यूस, पुनः उपयोग करें मतलब रीयूज़, और रिसाइकिल, इस पे बल मिल रहा है। चौथी टेक्निक जो हमने बोला कि अब ये आगे चली आ रही है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो हमको दैनिक जीवन में मिलते हैं। ये हमने चौथा जो आर ऐड किया है वो है समझदारी भरे नवाचार और संसाधन प्रबंधन, जिसको बोलते हैं पुनर्योजन। हम ऐसे इनोवेटिव तरीके से जो संसाधन हैं उसको प्रबंधित करें, मैनेज करें, ये कहलाता है पुनर्योजन। देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे कि पहले जो 3R स्ट्रैटेजी का जो साइन था उसमें 3 चक्र जो हैं, 3 एरो एक साथ चक्रीय क्रम में हैं। ये आप चाहें तो आप सामान्य तौर पे जो भी वस्तुएं हैं उस वस्तु के, जैसे पानी की बोतल बहुत ही कॉमन चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, इसके पीछे आप पलट के देखिएगा बॉटम में, वो आपको ये चक्र दिखाई देगा। अगर 3 है मतलब उसका 3R स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, और 4 है मतलब 4R स्ट्रैटेजी, यहाँ पुनर्योजन भी जुड़ गया है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे आजकल बहुत सारे प्रोवर्ब्स निकल गए हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो ये भी 4R का ही है। आइए अब इसको विस्तार से समझते हैं ये 4R क्या है। तो 4R का पहला प्रभाग है कम करें या रिड्यूस करें। रिड्यूस करें का अर्थ ये नहीं है कि हम उपयोग कम करें, बल्कि जो उपलब्ध संसाधन है उसको अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके कम यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और ऐसा उपयोग करें कि जो हम वस्तु बना रहे हैं उससे अपशिष्ट पदार्थ कम निकले, या जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उसको हम दूसरे तरीके से उपयोग करने वाले पदार्थ के रूप में ले आएं। मतलब अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा को कम करने के लिए प्रोत्साहित करें, यह भी कहलाता है रिड्यूस। अपशिष्ट की मात्रा, हम जितने कम अपशिष्ट उत्पाद बनाएंगे उतना ही बेहतर है। जब हम इस बात पर केंद्रित करते हैं कि हम कितना अपशिष्ट बनाते हैं और इसे कम करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास ऊर्जा का उपयोग
और उत्सर्जन में अन्य महत्वपूर्ण कटौती करने की क्षमता उत्पन्न होती है। अब ये मैं आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म पे बताई, अब इसको हम डेली लाइफ से जोड़ के देखते हैं। जैसे मैंने इस व्याख्यान के पहले में उदाहरण दिया था, बल्ब का, चार्जर का उदाहरण दिया था, बिजली का उदाहरण दिया था। आपने कभी सोचा है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर उस कमरे की लाइट हम बंद नहीं किए तो क्या प्रॉब्लम है भाई, हमको जो लाइट मिल रहा है उसमें हम कम नहीं बंद किए, हम बिजली बिल पे कर देंगे और क्या हुआ इससे। लेकिन ये गलत है। आप कभी सोच के देखिए कि उस 1 यूनिट बिजली बिल बनाने में कितने किलो या कितने टन कोयला लगा, उस कोयले की प्रोसेसिंग में कितना ज़्यादा पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हुआ, कितना सॉइल पोल्यूशन हुआ, कोयले को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो पेट्रोल और डीजल उपयोग हुआ गाड़ी का, वो भी उसमें शामिल होता है। तो मतलब हम अपशिष्ट को बढ़ाने की जगह उसका सही तरीके से उपयोग करें, उसकी मात्रा को कम करें, ये है रिड्यूस। ऊर्जा का उपयोग, हमारे द्वारा प्रत्येक सामग्री बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब तक अमेरिका बड़े पैमाने पर नवीनीकरण ऊर्जा उपयोग में परिवर्तित नहीं हो जाता, तब तक वह ऊर्जा जो है वो जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आएगी, मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सब से आएगी। और आपको मालूम है कि जब गाड़ियां चलती हैं, आप बहुत दूर की बात नहीं, ट्रैफिक में ही 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइए और उस समय देखिए जब ट्रैफिक रुकी हुई रहती है, सबकी गाड़ियां स्टार्ट होती है, कितना ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट निकलता है, इतना ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट निकलता है कि हमको कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है, हमको खांसी भी आने लगती है। वो क्या है कि जो पेट्रोलियम एनर्जी है उसका हम ऑटोमोबाइल में उपयोग कर रहे हैं, और जब ऑटोमोबाइल में उपयोग कर रहे हैं तो पेट्रोल डीजल के जलने से जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है, उस बाई प्रोडक्ट के कारण से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो हम अपशिष्ट की मात्रा को कम करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वायुमंडल साफ रहेगा। कार्बन उत्सर्जन, आपने सुना होगा ना, कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, ये कहाँ से होता है? उद्योगों से होता है। तो कार्बन उत्सर्जन, चूँकि अमेरिका मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करता है, इसलिए हम उत्पादों के निर्माण, अपने घरों को बिजली देने और यात्रा करने के लिए जिस ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा ग्रीन हाउस उत्सर्जन कहलाता है। क्या होता है कि ये जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, इनमें से निकलने वाली मीथेन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये गैसें वायुमंडल में गर्मी को रोक करके पूरे मंडल का तापमान बढ़ा देती है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वैसे ग्रीन हाउस के लिए एक बहुत ही रोचक तथ्य बताना चाहूँगी कि ग्रीन हाउस बोलने से हमको लगता है हरे रंग का कमरा, तो आप सही ही सोच रहे हैं। वास्तव में जो बहुत ही ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ पेड़ पौधों को उगाने के लिए कांच का कमरा बनाया जाता था, कांच के बड़े बड़े स्लॉट्स बनाए जाते थे। इससे क्या होता था, सूर्य से आने वाली ऊष्मा उन कांच के बने घर में ट्रैप हो जाती थी और जो प्लांट है उसका जर्मिनेशन, उसका ग्रोथ अच्छे से हो जाता था। सेम चीज़ अगर आप अपने डेली लाइफ में कार में भी देख सकते हैं। आप कार में जा रहे हैं, कहीं आपने गाड़ी पार्क करी, कांच ऊपर रख दिए और आधे घंटे बाद वापस जब आके बैठेंगे कार में, तो कार के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा बाहर की तुलना में। वो भी एक एग्जाम्पल है ग्रीन हाउस का। तो ग्रीन हाउस से हमेशा टेम्परेचर बढ़ता है, तो वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ रहा है गैसों के कारण, इसलिए उसका नाम दिया है ग्रीन हाउस। हमारे द्वारा उपयोग में की जाने वाली सामग्रियों को मात्रा को कम करके हम उसकी मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कम कर सकते हैं और हमारे ऊर्जा उत्सर्जन के प्रोफाइल में कमी ला सकते हैं। अपशिष्ट को कम कैसे कर सके हैं, इसके लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं? अपशिष्ट को कम करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है
सचेत खरीदारी, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही खरीदारी करें। आजकल क्या हो रहा है कि हम कहीं सेल लगता है, सेल वर्ड सुने और सबके सब चले गए, बहुत सारा सामान ऐसे ले आए जो उचित ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, वो सामान उसी तरह से पड़ा है और कुछ समय बाद वो वेस्ट हो गया हमारे लिए और उसको हम डस्टबिन में डाल दिए। तो ये घरेलू तौर पे सचेत खरीदारी बहुत सही चीज़ है। हमको अपनी खरीदारी पे कंट्रोल करना चाहिए, जो ज़रूरत है सिर्फ उसी चीज़ों को ही खरीदना चाहिए। दूसरा है, अपशिष्टों से अगर हम लैंड फिलिंग करते हैं, मतलब हमारे घर से कचरा वाला कचरा लेकर के जाता है, जब हमारे घर में तो एक कंटेनर रहता है, लेकिन बाद में वो जाते जाते कई ट्रक में कन्वर्ट हो जाता है। जब पूरे कॉलोनी का या पूरे शहर का कचरा अगर इकट्ठा किया जाए तो हर दिन कई ट्रक कचरे निकलते हैं, वो ले जा करके उसको लो लेइंग एरिया में डाल देता है। ये कहलाता है लैंड फिलिंग। तो हमको लैंड फिलिंग ना करके जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको उस कचरे से निकाल करके उसको पूरी तरह से रिसाइकिल कर देना, ये भी अपशिष्ट को कम करने में आता है। किसी सामग्री या वस्तुओं को फेंकने से पहले पूरी तरह से या लंबे समय तक उसका उपयोग करना, आगे हम बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं इसको। दूसरी चीज़ है अपनी ऊर्जा का उपयोग कम करके, मतलब जब उपयोग में नहीं है तो लाइट बंद कर दे। आजकल होता है क्या है कि अगर हमको 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए भी कहीं जाना रहता है तो हम अपने रूम की लाइट नहीं ऑफ करते, सिस्टम को बंद नहीं करते, मोबाइल के स्क्रीन को पावर सेविंग मोड में नहीं लाते। तो जब तक हम जो ऊर्जा का उपयोग हम कर रहे हैं उसको कम नहीं करें, अगर हम इसको कम कर देते हैं तो वो भी अपशिष्ट को कम करने की श्रेणी में आता है। जब संभव हो तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे सोलर ऊर्जा का उपयोग करें। घर ऐसे बनवाएं कि सूर्य की रोशनी आती रहे तो लाइट जलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कार्बन उत्सर्जन को कम करें। आप अपने आवागमन पर पुनर्विचार करिए, जैसे छोटी दूरी जाना है तो पैदल जाएं, ज़्यादा लंबी दूरी जाना है और संभव हो सके तो कार पूलिंग करें या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक बहुत बड़ी पहल होगी जिसपे कि परिवहन से निकलने वाली प्रदूषण की कमी होगी, साथ ही साथ जो पेट्रोलियम ऑयल है उसकी भी बचत होगी। अपने निर्वाचित अधिकारियों द्वारा दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जकों को विनियमित करने के लिए दबाव डालें। मतलब दुनिया भर में केवल 20 कंपनियां ऐसी हैं जो सभी कार्बन उत्सर्जन के लिए 1/3 जिम्मेदार हैं। दूसरा आर कहलाता है पुनः उपयोग। पहला क्या हो गया, रिड्यूस कम करना, दूसरा है रीयूज जिसको भी पुनः उपयोग कहते हैं। किसी उत्पाद या विशेष रूप से एकल उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए चीज़ का बार बार उपयोग करना, जितना संभव हो सके त्यागने से पहले उसका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना, ये कहलाता है रीयूज़। रीयूज़ में हम उन चीज़ों को बार बार उपयोग करते, एक बार एक जगह से उपयोग हो गया तो हम उसका दूसरे जगह से उपयोग करते हैं। वस्तुओं को पुनः पुनः उपयोग अगर हम करते हैं तो क्या लाभ मिल सकते हैं? पुनः पुनः उपयोग करने से हम एक तरह से वेस्ट जनरेशन को कम कर रहे हैं। जितना उपयोग करेंगे, फेंकने से पहले जितना अधिक उस चीज़ का मूल्य ले लें। सबसे अच्छा उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप ग्रामीण इलाके में जाइए, वो जितने ज़्यादा पर्यावरण के लिए सजग हैं उतने हम नहीं हैं। पुनः उपयोग करना जो है वो अपशिष्ट को तो कम कर रहा ही है, साथ ही साथ पैसे बचाने में भी मदद कर रहा है। कैसे? एक वस्तु को जब हम बार बार उपयोग करते हैं तो हमको नए खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम एक तरह से पैसे की भी बचत कर रहे हैं। अब उस कंपनी को किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा संख्या में बनाने के लिए जो निर्माता है
जो कंपनी का जहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट है, उस प्रोडक्शन यूनिट में ऊर्जा का उपयोग कम होगा, जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। तो इस तरह से अगर हम किसी चीज़ को बार बार उपयोग करते हैं तो हम एक तरह से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में अपना योगदान दे रहे हैं। घर और बाहर सामग्री का पुनः उपयोग कैसे करें? ये बहुत ही आसान है। देखिए, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उदाहरण हैं जिसको आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये तो हम कर सकते हैं। जैसे घरेलू क्लीनर स्प्रे बॉटल, जब वो खाली हो जाएंगे तो उसको रीफिल कर दीजिए नया लाने की बजाय। प्लास्टिक के कंटेनर, ऐसे बहुत सारे आजकल टेकआउट कंटेनर्स होते हैं, डिस्पोजेबल कंटेनर्स होते हैं, जिसको आप यूज़ करने के बाद में वापस वॉश करके रख लीजिए। नया कंटेनर मत मंगाइए, उसमें मत भरिए। जो यूज़ किया हुआ कंटेनर है वॉश करके हाइजीन हो गया, उसके बाद फिर से उसको यूज़ करें। डिस्पोजल एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है प्लास्टिक के कंटेनर्स की। प्लास्टिक की बॉटल्स, पानी के लिए जो बॉटल्स आ रही हैं, एक बार इस्तेमाल कर लीजिए। पानी की बोतल जब खाली हो जाए तो उस बोतल में फिर से पानी भर करके फिर से उपयोग कर ले, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी के पानी के बोतल में करें। ऐसे बोतल यूज़ ना करें जो डिस्पोजेबल हो, उसको क्रश करके फेंक ही देना ठीक है। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसका उपयोग बार बार करके हम रीयूज़ करके असीमित रचनात्मकता की अनुमति देते हैं। तीसरा तथ्य है रीसाइकिल। रीसाइकिल का मतलब होता है कि पुनः उपयोग करना, एक मौजूदा सामग्री को नए में बदलने की प्रक्रिया है। आमतौर पर स्थानीय रीसाइकिल केंद्र और सामग्री निर्माताओं की मदद से यह काम किया जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आजकल 3 कंटेनर आते हैं, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और एक ग्रीन पर्ट्रूसिबल के लिए, जो सड़ने वाले हैं उनके लिए। रीसाइकिल एक सरल प्रक्रिया है जिसमें कि हम स्थानीय केंद्र पर रीसाइकिल सामान डाल करके या नगर पालिका की एजेंसी जो कचरा इकट्ठा करती है उनमें कचरे को छांट करके अलग अलग कंटेनर में रख करके उसको जो गार्बेज पिकर होते हैं, कबाड़ी वाले होते हैं, उनको बेच करके पैसे भी ले सकते हैं और इस तरह से रीसाइकिल कर भी सकते हैं। आमतौर पर रीसाइक्लिंग में अगर प्लास्टिक का सामान है तो प्लास्टिक के सामान को पिघला करके नए वस्तु में डाला जा सकता है और इसको गर्म करके शीट बनाया जा सकता है, ये किया जा सकता है। रीसाइक्लिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। रीसाइक्लिंग का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो एक वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहेंगे। अंबिकापुर में महिलाओं के द्वारा, महिला समूह के द्वारा रीसाइक्लिंग को बहुत अच्छे से किया गया है, ये आगे बताएंगे हम आपको। अंत में पहले चौथे आर को देख ले। चौथा आर का मतलब है पुनर्योजन। पुनर्योजन का मतलब है लैंडफिल या रीसाइक्लिंग केंद्र में भेजने के पहले किसी उत्पाद के लिए एक नया उपयोग खोजना, ये कहलाता है पुनर्योजन या पुनः प्रयोजन। किसी वस्तु को उपयोग में लाने के लिए रचनात्मक और नवीनता की आवश्यकता होती है और यह सभी संधारणीय गुणों को जोड़ती है। पुनर्उपयोग का एक तरह से उपयोग किसी वस्तु को उसके मूल उद्देश्य के लिए पूरी तरह से उपयोग करने की बजाय उस वस्तु का अलग अलग तरीकों से उपयोग करना। आजकल इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। जैसे पुराने टूथब्रश से हम कीबोर्ड की सफाई कर लें, जब सूखे सामान के लिए, जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, प्लास्टिक हैं, पेपर्स हैं, इन सब यूज़ करने के बाद जो बचा हुआ सामान है उसको वापस गला करके यूज़ करके सूखे सामान के लिए स्कोप बनाया जा सकता है, चम्मच बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक किराने की जो थैलियाँ रहती हैं उसका कूड़ेदान में लाइनर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, इससे भी सामान, पैकिंग सामग्री बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसका सामान को, ऑनलाइन बॉक्स को, हम जो शॉपिंग बॉक्स है उसको ले करके हम किसी को उपहार टोकरी के रूप में इसका उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रीसाइक्लिंग के लिए कागज़ है तो ऑफिस पेपर, कार्डबोर्ड, इस प्रकार के कागज़ का रीसाइक्लिंग किया जा सकता है। घास, पत्तियाँ, झोपड़ी, झाड़ी, पेड़ पौधे, इनकी कतरनों का खाद बनाकर रीसाइक्लिंग कर सकते हैं। एल्युमिनियम के कंटेनर को वापस रीसाइकिल कर सकते हैं। प्लास्टिक चीज़ों को रीसाइकिल कर सकते हैं। रीसाइक्लिंग का
जो वीडियो मैं बता रही थी वो वीडियो वास्तव में एक लाइव चीज़ है जो अंबिकापुर में 435 महिलाओं के एक समूह के द्वारा बहुत ही कुशल तरीके से घर घर जाकर कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। आप देखिए कैसे महिलाएं घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करती हैं, उसको अलग से छांटती हैं, छांटने के बाद जो मटेरियल निकलता है उसको बेचती हैं और बेचने के कारण से उनको रेवेन्यू जनरेट होता है या पैसे की प्राप्ति होती है। तो ये जो छत्तीसगढ़ में जहाँ 2 लाख से भी कम आबादी वाला शहर अंबिकापुर है, ये आधुनिक कचरा संग्रह के प्रबंधन के लिए आज विश्व में जाना जा रहा है और इसकी चर्चा संसद में भी हुई। रिसाइकिल्ड मटेरियल को खरीदने के कुछ लाभ भी हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी, ऊर्जा की बचत होगी, स्वच्छ हवा पानी की बचत होगी। इस तरह से अब अगर हम देखें कि हमारे भारत में कौन से एग्जाम्पल हैं, तो इसके कई एग्जाम्पल हैं रिसाइकलिंग, रीयूज़ और प्रकृति को संरक्षित करने के लिए। जैसे केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को कम करने में दिल्ली में ऑड इवन नियम लागू किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, शौचालय योजना चलाई, स्वच्छ गंगा परियोजना चलाई, बिजली बचाओ परियोजनाएं चलाई। एक उदाहरण जो है वन संसाधन को सही तरीके से उपयोग करने का वाला, ये खेजड़ी नरसंहार जो सितंबर 1730 में हुआ था, उत्तर भारत में हुआ था, वहाँ पर 363 विश्नोई परिवार मारे गए थे। कारण क्या था कि मारवाड़ के राजा अभय सिंह ने सैनिकों को बोला कि जितने खेजड़ी गांव में पेड़ हैं सबको काट दिए ताकि महल के लिए लकड़ी मिल जाए। सैनिक गए काटने के लिए, तो वहाँ के जो समुदाय के लोग हैं वो वनों में जाकर के बैठ गए और पूरे लोगों का नरसंहार कर दिया गया। यह बहुत बड़ा उदाहरण है लोगों का पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाने का। इसी का अग्रिम रूप जो है वो 20वीं सदी में चिपको आंदोलन के रूप में किया। अगर हम वाटर कंजर्वेशन के बारे में सोचें तो जो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है वहाँ पर छोटे छोटे जिंक्स बनाए जाते हैं। लद्दाख में देखे जाने वाली ऐसी संरचनाएं हैं जो छोटे छोटे टैंक हैं जिनके माध्यम से चैनल से होते हुए ग्लेशियर का पानी इकट्ठा किया जाता है। इंडो गंगन मैदान में बावड़ी आप सुने होंगे, खास करके राजस्थान के क्षेत्र में छोटी छोटी बावड़ी होती थी बहुत, जिसमें कि वर्षा का पानी इकट्ठा होता था और ये सभी के लिए उपयोग में लाया जा सकता था। जल की बात करें तो श्री राजेंद्र सिंह जो राजस्थान के अलवर जिले में, जिनको कि भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता था, इनको मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। ये प्रसिद्ध भारतीय जल संरक्षणवादी और पर्यावरणविद हैं। इन्होंने तरुण भारत संघ नाम की एक एनजीओ बनाई 1975 में और जिसकी सहायता से पूरे राजस्थान में ये पूरे वर्षा के जल को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के कारण 1000 से अधिक गांवों में पानी वापस लाए। राजस्थान की 5 नदियां अरवारी, रूपारेल, सरसा, भगानी और जहाजवला को पुनर्जीवित किया। ये बहुत ही पथ प्रदर्शक और वर्षा जल भरण टैंक में इनका बहुत नाम है। आप कभी भी सर्च करेंगे तो ये आपको बड़ी ही आसानी से सब जगह मिल जाएगा। हमें सिर्फ इसको पढ़ने तक ही सीमित नहीं रखना है, इसको अपने दैनिक जीवन में उतारना भी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।